गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग। आज हम पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। हिमालय की बेटियों से जैसा कि आप समझ सक रहे हैं कि इसमें नदियों के बारे में बात की गई होगी, क्योंकि हिमालय से नदियां ही निकलती हैं। चलिए आइए पाठ को पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता की विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सका। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिन्हें पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और
समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही पक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेतवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिपादन देते जाना, तुम्हारी वे प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लिड तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो बच्चों, आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको पाठ प्रारंभ होने से पहले ही बताया था कि हिमालय की बेटी से यहाँ पर तात्पर्य नदियों से है, और जैसा आपने पढ़ा तो इसमें नदियों के बारे में ही कहा गया। चलिए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूप में देखते हैं। आंसर लिखते हैं। लेखक नागार्जुन नदियों को बेटी, बहन, प्रेयसी, सम्भ्रात महिला और माँ के रूप में देखते हैं। लेखक नागार्जुन नदियों को बेटी, बहन, प्रेयसी, सम्भ्रात महिला और माँ के रूप में देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है। सिंधु और
ब्रह्मपुत्र दो ऐसे महानद हैं जिनमें हिमालय की पिघली बर्फ पानी के रूप में एकत्र होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। इनमें कुछ और छोटी छोटी नदियाँ भी मिलती जाती हैं। समुद्र की और अग्रसर होते ये महानद अंत में समुद्र में मिल जाते हैं। समुद्र में मिल जाते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे महानद हैं जिनके हिमालय की पिघली बर्फ पानी के रूप में एकत्र होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इनमें कुछ और छोटी छोटी नदियाँ भी मिलती जाती हैं। समुद्र की ओर अग्रसर होते ये महानद अंत में समुद्र में मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, काका कालेकन ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है नंबर 1, नदियाँ अपने अमृत रूपी जल से मनुष्य पशु पक्षी तथा अन्य जीवों की प्यास
बुझाती है। नंबर 2, नदियों के जल से खेतों की सिंचाई करके नाना प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप में नदियाँ हमारे पोषण का साधन है। नंबर 3, मछलियों जैसे कुछ जलचर हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत हैं। नंबर 4, इन नदियों में स्नान करने से मनुष्य की गर्मी तथा थकान उतर जाती है। नंबर 5, भारतीय संस्कृति में नदियाँ कल्याणकारी मानी गई हैं। प्रश्न नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से
निकलने वाली अल्लड़ बालिका जैसी नदियों वहाँ पर पाए जाने वाले देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों तथा अद्भुत हिमालय की प्रशंसा की है। बच्चों, आशा है आप लोगों को ये पाठ भलीभांति समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। कार्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट, साफ और शब्दों में कीजिएगा और कार्य को बहुत ध्यान से, और घर पर आप लोग इस पाठ को एक बार पुनः पढ़ेंगे।